मेरे को तो लग रहा है कि कांग्रेस इस बार है ही नहीं हमारे उसमें कंपटीशन में। लेकिन जब हमारे फील्ड में किसी पढ़े लिखे कैंडिडेट को उतारा ही नहीं है तो फिर हमको तो आना ही है आगे। अगर जनता आपको चुने तो क्यों चुने? जनता मुझे चुने तो क्यों चुने? न सर मुझे तो लग रहा है कि मैं पूरी अच्छे से समझा के आई हूँ, सबको बता के आई हूँ कि मैं महिला हूँ और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं बता के आई हूँ उनको कि मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप सीधे मेरे पास आ सकती हैं, मुझसे बोल सकती हैं। जैसे कई जगह मैं गई तो महिलाओं की प्रॉब्लम थी कि भाई आप मतलब हम तो आपको वोट देंगे क्योंकि हमारी परेशानी है कि यहाँ शराब का ठेका लगा पड़ा है, आप इस ठेके को उठा के हटवा देना अगर आप जीत जाएं तो। और मैं तो आपको वोट दूंगी, मैं सबको इकट्ठा करके लाऊंगी, मैं आपको वोट दिलाऊंगी अगर आप ये कर दे तो। मैंने कहा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़रूर। तो इस चीज़ से भी लोग बहुत परेशान हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, शराब पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं। तो सर परेशानियाँ तो देखो काफ़ी है उस क्षेत्र में। ये तो पैसे लेके आया है, ये तो हराने के लिए आया है। नहीं, मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। राजस्थान के अलवर जिले के चुनाव विलंब से हो रहे हैं और प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला परिषद की वार्ड नंबर 42 में। यहाँ से हमारे साथ प्रत्याशी जुड़ रही हैं जीनत बानो जी। इनसे बातचीत करेंगे, इनके मैनिफेस्टो क्या है और इनके चुनावी रणनीति क्या है और आगे की प्लानिंग्स क्या हैं। क्योंकि महिलाओं की जब बात की जाती है तो महिलाओं के साथ बड़े बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। वही बात करें कि बेटियों के लिए स्पेशल कोई योजनाएं लागू की जाएं, उनकी बात की जाती है, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ने की और राजनीति में कदम रखने की? हाँ सर यही है कि अब हाँ हम चाहते हैं, हमारे समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो हम चाहें कि हम पढ़े लिखे युवा आगे आए राजनीति में, बस इसीलिए आगे। तो ग्राउंड पे भी आप जा रही हैं? जी बिल्कुल। कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है लोगों का? सर समर्थन तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लगभग 6-7 दिन से ग्राउंड में जा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। महिलाओं का बहुत अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है अभी तक। क्या लगता है आपको, क्या राजनीति में आने के बाद ही महिलाओं की दिशा और दशा बदल पाएगी? देखिए ये 100% ये नहीं कह सकते कि राजनीति में आने के बाद ही महिलाओं की दिशा और दशा बदल पाएगी। ये तो जब सोच बदल जाएगी ना तो महिलाओं की दिशा और दशा तो बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ी सी मतलब एक तरह से सत्ता में होते हैं जो कुछ योजनाएं होती है उनको लेकर कुछ जागरूक कर सकते हैं हम महिलाओं को, गाँव में जाके घर घर जाके बता सकते हैं होंगे तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी राजनीति में? जब अगर जनता आपको यहाँ से चुनती है तो आपके मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सर मुख्य उद्देश्य यही होंगे, जो भी जहाँ भी हम गए हैं अभी तक फील्ड में लोगों की जो परेशानियां हैं, महिलाओं ने हमें जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम बता रही हैं, और जैसे मेरी जो हम उम्र लड़कियां हैं, मतलब जो जितनी भी मैंने देखी हैं अपने फील्ड में मैं गई हूँ, तो उनकी ये परेशानी है कि उनको माँ बाप स्कूल नहीं भेजते हैं 10वीं के बाद 8वीं के बाद, तो उनके लिए भी समझाना भी पड़ेगा क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को थोड़ी सी मतलब वो है ना, इसलिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है देखो वो तो बाद की बात है। अच्छा, महिलाएं यहाँ पे वोट देने का डिसीजन नहीं ले पाती हैं। मोस्टली ऐसा होता है परिवार के साथ या फिर जितने फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं जो फैसला करते हैं वहाँ वोट देती हैं। तो आप उनको समझाने में कितनी कारगर साबित हुई हैं? सर मुझे तो लग रहा है कि मैं पूरी अच्छे से समझा के आई हूँ, सबको बता के आई हूँ कि मैं महिला हूँ और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं बता के आई हूँ उनको कि मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप सीधे मेरे पास आ सकती हैं, मुझसे बोल सकती हैं। जैसे कई जगह मैं गई तो महिलाओं की प्रॉब्लम थी कि भाई आप मतलब हम तो आपको वोट देंगे क्योंकि हमारी परेशानी है कि यहाँ शराब का ठेका लगा पड़ा है, आप इस ठेके को उठा के हटवा देना अगर आप जीत जाएं तो। और मैं तो आपको वोट दूंगी, मैं सबको इकट्ठा करके लाऊंगी, मैं आपको वोट दिलाऊंगी अगर आप ये कर दे तो। मैंने कहा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़रूर। तो इस चीज़ से भी लोग बहुत परेशान हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, शराब पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं।
तो सर परेशानियाँ तो देखो काफ़ी है उस क्षेत्र में। तो कितना चैलेंजिंग होता है राजनीति में आना और ग्राउंड पे जा कर के लोगों से वोट लेना, हर तरीके के लोगों से बातचीत करनी होती है, किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं? सर बहुत चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जब कई लोग थोड़े जो जागरूक टाइप के लोग होते हैं, बहुत से तो चलो हाँ बोल जाते ही हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से भी जागरूक टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पिछली बार हमने उनको वोट दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, और हर बार जो भी आता है यही बोल के चला जाता है कि हाँ हम ये करवाएंगे, हमको वोट दो। तो फिर ये चीज़ तो देखो चैलेंजिंग तो है ही, तो हमसे भी यही बोलते हैं कि आप भी वोट लेके जीत के चली जाओगी, आप क्या करवाओगी, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से चैलेंजिंग ही है। मैडम ये तो होता है पहले से, चुनाव से पहले वादे तो बहुत होते हैं, हाँ, लेकिन उसके हाँ। बाद में हकीकत में वो चीज़ें नजर नहीं आती है। तो ये तो है ही सबसे पहले। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बसपा का जनाधार अच्छा खासा रहा है। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें अभी भी यहाँ पर दोहराती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल सर, लग रहा है जाने से काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना, मतलब किससे फाइट होने वाली है? सर देखो 3 पार्टियां हैं क्षेत्र में, तो मुकाबला तो तीनों से ही, दोनों से ही है, तीसरे हम हैं ही खुद ही। तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, उसको कहाँ देखते हैं आप अपने वार्ड से? अपने वार्ड से सर मेरे को तो लग रहा है कि कांग्रेस इस बार है ही नहीं हमारे उसमें कंपटीशन में। तो लोग तो कह हम तो अपने आप को ही सबसे ऊपर मान रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं मैडम कि सत्ता के साथ चलना समझो कि विकास का होना, ऐसा बता रहे हैं लोग। सर देखिए कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छा, आप तो ये कह रही हैं कि राजनीति में आने का मकसद था विकास करना। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तालीम याफ्ता हैं, आप तो समाज में वैसे रह के भी विकास कर सकती थी। जी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जरूरी नहीं है राजनीति में आके ही विकास कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे फील्ड में किसी पढ़े लिखे कैंडिडेट को उतारा ही नहीं है तो फिर हमको तो आना ही है आगे। तो सर ये तो सबको ही पता है, पढ़े लिखे और मतलब कम पढ़े लिखे में क्या फ़र्क है क्या नहीं है, वो तो सबको ही पता है। पढ़ा लिखा ज़्यादा कुछ विकास कर सकते हैं और ज़्यादा उनको नॉलेज होगी। तो एक और सवाल आपसे है जी, अगर जनता आपको चुने तो क्यों चुने? जनता मुझे चुने तो क्यों चुने? न सर देखिए, जो तो अभी तक मैं फील्ड में गई हूँ, लोगों ने जो भी मुझे प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो हर कोई जैसे ये बोल रहा है कि कोई भी आता है कह के चला जाता है और दोबारा कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं कराता। मैं तो सबसे, हम तो ये प्रॉमिस करके आए हैं और सबके लिए ये करेंगे कि जो भी बता के आए, जैसे पानी की प्रॉब्लम है और ये शराब वगैरह की जो भी महिलाओं ने बोली है, तो हम तो सर जो बोल के आए वो करके दिखाएंगे। अच्छा, इसलिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम जाते जाते, कि कैसे नेता को चुने वार्ड नंबर 42 से जो जनता के हक के लिए बेहतर विकास कर सके? सर आप उसी कैंडिडेट, मैं तो आप सब भी मेरे क्षेत्रवासियों को सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझ जैसे पढ़े लिखे युवा को ही चुने जो आपके क्षेत्र में कुछ विकास करा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और भी महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है, और भैया जनाब क्या नाम है मैडम आपका? मेरा आसिया खातून। आसिया जी, चुनाव प्रचार में आप जा रही हैं, महिलाओं को समझाने में कितना कारगर साबित हो रही है, क्या समझा पा रही हैं आप जी महिलाओं को? जी बहुत समझा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आपकी वोट देंगे। अच्छा जी, इसीलिए हम लोग सभी उनके पास जा रहे हैं। अच्छा जी, तो पानी की समस्या बताते हैं, हम बता के आए कि हम बिल्कुल पानी देंगे आप लोगों को। तो डायरेक्ट आप लोगों का कनेक्शन महिलाओं से है? जी अच्छा, महिलाओं से है। तो सब ये कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है? 100%। अच्छा जी चलिए ठीक है। हमारे साथ और भी कुछ लोग थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। जनाब अजहर, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति में आए हैं जी। और आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है इस समाज की, इस इलाके की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और इस समाज को ऊपर कैसे ले जाया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी मूलभूत समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग ये नहीं देखते कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। जी, आज़ादी के 70 साल बाद भी कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं, अगर यहाँ से हम लोग जनप्रतिनिधियों को, शिक्षित जनप्रतिनिधियों को टिकट नहीं देंगे जी, तो शायद ही हम उस समाज का भला नहीं कर रहे, जी, उस समाज को हम और बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रहे हैं। रही बात ये, हमारा राजनीति में आने का कोई ख़ास ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम लोग राजनीति में आके ही कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि राजनीति से पहले भी मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ। मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, फार्मेसी में टीचिंग कराता हूँ, PhD कर रहा हूँ इस टाइम में फार्मेसी में। मैं पहले भी
नाम नहीं लूँगा किसी जगह का, एक सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए मैं गार्डन लगाया हुआ है, वहाँ से उसका खर्चा भी उठाता हूँ। उससे पहले भी मैंने निःशुल्क दवा वितरण अपने शिविर लगाए हैं शिशु विशेषज्ञ डॉक्टरों से, और भी मैं बहुत से गरीब बच्चों की भी मदद करता हूँ। किसी का फ़ीस में थोड़ा बहुत 1500, 5-10 हज़ार किसी का कम भी पड़ जाता है, तो अपनी जेब से, पॉकेट से मैं खर्च भी करता हूँ। मेरे फादर ट्रेड मजदूर यूनियन के लीडर भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। रही बात ये कि हमारा राजनीति में आने का, कोई करियर बनाने का क्या आगे का हमारा क्या प्लान रहेगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है। हमारे अंदर ऐसी कोई गंदी मानसिकता नहीं है। हमारे अंदर पैसा या लालच, किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। रही बात ये, हमारे समाज में बहुत से समाज के ठेकेदार भी बने हुए हैं। इधर से लिया उधर भिड़ाया, इधर से लिया उधर भिड़ाया, एक दूसरे की लड़ाई करवाना, आपस में एक ही पंचायत में 3-3, 5-5 पार्टियां बना के उन लोगों को आपस में भिड़ा। हम एकता के लिए भी काम करेंगे, हमारे समाज की एकता बनी रहे, दूसरे समाजों से किसी भी तरीके का द्वेष ना रहे। रही बात ये कि हम लोगों को भी बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति में नहीं आए। अच्छे लोगों को हर कोई रोकता है। जाति फैक्टर भी रहता है यहाँ पे? जाति फैक्टर का देखिए, मेरे सामने तो अभी तक मुझे फील्ड में ऐसा नज़र नहीं आया जाति फैक्टर। शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते मैं हर समाज के बच्चे को एक नज़र से देखता हूँ, एक ही नज़रिए से देखता हूँ, और सभी जगह सर्व समाज से मुझे बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है और मत भी मिलेगा। अच्छा सर, बसपा पार्टी को चुनने का क्या मकसद था? निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं? देखिए, निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद बहुत से सामाजिक फैक्टर काम करते हैं। बहुत से समाज के दल्ले जो घूम रहे हैं वो समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और आप लोगों को बिठाने की भी कोशिश करते हैं हम लोगों को। कभी कभी होता है कि हम निर्दलीय जब चुनाव में आते हैं तो उसके साथ एक फैक्टर जुड़ जाता है कि भाई ये तो पैसे लेके आया है, ये तो हराने के लिए आया है। नहीं, मैं बसपा जो पार्टी है, बहुजन समाज है, बहुजन में सभी समाज आ जाते हैं। तो बहुजन समाज के साथ जुड़ने का फैक्टर यह रहा कि किशनगढ़ बास में अभी जो लास्ट टाइम विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, मेरा मकसद ये था कि इस वार्ड से मेरे को जीत के जाना है। इस वार्ड से जब एमएलए जीत के जा सकता है तो क्यों ना जिला पार्षद का चुनाव लड़ा जाए और यहाँ से जीत के जाए हम लोग। इमरान भाई के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। इमरान भाई ने मेरी ज़मानत दी है, इस पार्टी में मुझे शामिल किया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आगे भी मैं इसी पार्टी से जुड़ा रहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, वार्ड नंबर 42 की जो लड़ाई है खासी रोचक होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जीनत बानो जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो वहीं अजहर साहब ने कहा कि समाज को जोड़ने का हम काम करेंगे, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को हमने इससे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं, और जो वार्ड नंबर 42 की जो सियासत है वो कुछ अलग हमें नज़र आई, और सर्वे के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक और जहां ये इलाका पिछड़ेपन के मामले में इसका रेशियो कुछ ज़्यादा आया है, वहीं दूसरी ओर सियासत के नाम पे वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वो विकास, वो चीज़ें, वो जो वादे होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। यही चीज़ें हैं, लगातार की सर्वे हमारी चल रही है। आगे की क्या प्लानिंग होगी और लड़ाई किस हद तक जाने वाली है? 26 तारीख को मतदान होगा, और उसके बाद में 29 तारीख को मतगणना होगी। उसके बाद में जब तस्वीर निकल करके आएगी, यहाँ की जनता किसके सर पे ताज सजाएगी ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान के अलवर ज़िले की हर तस्वीर दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ।